सभी सदस्य निर्वाचित हों। अध्यक्ष, यह एकदम भिन्न संशोधन है। यदि आप इसे पेश करना चाहते हैं तो आपको इसे लिखित रूप में देना होगा। अध्यक्ष, मैं इस मुद्दे पर आपका निर्णय जानना चाहूंगा। राजा नरेंद्र नाथ, मैं माननीय एपी पात्रों की बात का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से नामांकन का अधिकार केवल उन्हीं हितों तक सीमित रखा जाए जिन्हें चुनाव से नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर शफाअत अहमद खान, जी हाँ। राजा नरेंद्र नाथ, कुछ प्रांतों में ऐसे समुदाय जिससे डॉक्टर अंबेडकर संबद्ध हो सकते हैं जिनके लिए चुनाव का प्रबंध करना असंभव होगा। डॉक्टर अंबेडकर, जिस संविधान में मेरे समुदाय को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं होगा। राजा नरेंद्र नाथ, डॉक्टर अंबेडकर जिस समुदाय के हैं, यदि उसके लिए निर्वाचन की व्यवस्था करनी है तो उसे एक भिन्न आधार पर किया जाना पड़ेगा और सीमित आधार पर नामांकन की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष, ऐसा प्रतीत होता है कि उप समिति के अधिकांश सदस्य खंड गा के समर्थक हैं, जैसा कि प्रतिवेदन में दिया गया है। पूर्ण अधिवेशन की समिति, उप समिति संख्या 2, प्रांतीय संविधान के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां, 16 दिसंबर 1930। श्री चिंतामणि ने प्रांतों में द्वितीय सदन की स्थापना का विरोध करते हुए कहा है कि यह महंगी विलासिता होगी और इसका कोई उपयोग नहीं होगा। संयुक्त प्रांत में द्वितीय सदन की मांग ऐसे संप्रदाय के एक छोटे से वर्ग ने की है जिसे साइमन कमीशन के अनुसार प्रांतीय विधान मंडल में पहले ही अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने संयुक्त प्रांत अथवा भारत के किसी अन्य प्रांत में काफी लंबे समय के लिए और किसी भी स्थिति में प्रस्तावित द्वितीय सदन को बिल्कुल अनावश्यक एवं अवांछनीय समझा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, मैं श्री चिंतामणि के विचार से सहमत हूँ। अध्यक्ष, अब हम पैरा 5 खा पर चर्चा करेंगे। यह पैरा मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में है। डॉक्टर अंबेडकर, उप समिति में यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि निर्वाचित शब्द को ब्रैकेट में प्रांतीय विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य ब्रैकेट बंद प्रतिवेदन के एक अन्य भाग में समिति द्वारा की गई इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हटा दिया जाना चाहिए। विधान मंडल का गठन शायद कुछ नामांकित सदस्यों से किया जाएगा। तब यह निर्णय लिया गया था कि विधानमंडल के गठन पर विचार करने के लिए गठित समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नामांकित सदस्य होने चाहिए तो निर्वाचित शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष, प्रयुक्त शब्द सामान्यता है ब्रैकेट में मंत्रियों की सामान्यता से लिया जाना चाहिए ब्रैकेट में। मेरे विचार से यह बात उसके अंतर्गत आ जाएगी। इसमें असमान कार्य की संभव आवश्यकता का संकेत है। 4, उप समिति संख्या 3, अल्पसंख्यक, दूसरी बैठक 31 दिसंबर 1930। डॉक्टर अंबेडकर, अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि दलित वर्ग की समस्याएं रखने का जो दायित्व मुझे सौंपा गया है वह काफी कठिन है। मैं समझता हूं कि यह शायद पहला अवसर है जब दलितों की समस्याओं पर राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। वैसे देश के राजनीतिक उत्थान पर जब जब बहस छिड़ी है, हर बार दलितों की समस्याओं को रेखांकित किया गया है और सरकारी दस्तावेजों में उन्हें बाकायदा दर्ज किया गया है, लेकिन यह सब कुछ मात्र कागजी कार्रवाई बनकर रह गया। समस्या दर्ज कर ली गई लेकिन उनका कोई समाधान नहीं खोजा गया। वे ज्यों की त्यों बनी रही। जो दायित्व हमें सौंपा गया है वह बड़ा कठिन है। इस समिति में ढेर सारे सदस्य हैं लेकिन 4 करोड़ 30 लाख जनता की समस्याओं को समिति के समक्ष रखने का काम 2 लोगों को सौंपा गया है और समस्या ऐसी हैं कि जिनकी देश के अन्य किसी भी समुदाय की समस्याओं से कोई तुलना नहीं हो सकती है। इन बातों
को दृष्टिगत रखते हुए मैं चाहता था कि दलितों की समस्याओं को रखने के लिए जो समय मुझे दिया गया है वह थोड़ा और बढ़ाया जाता, लेकिन पूर्ण अधिवेशन के अनुभवों को देखते हुए मैंने और मेरे सहयोगी राय बहादुर श्रीनिवासन ने तय किया है कि हम सम्मेलन के समक्ष लिखित ज्ञापन रखेंगे जिसमें सुस्पष्ट शब्दों में यह बात दर्ज होगी कि दलित अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए भारत के भावी संविधान में क्या कुछ चाहते हैं। वह लिखित ज्ञापन इस समिति के सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दिया गया है। मुझे आशा है कि वह सबको मिल गया होगा और सभी सदस्यों ने उसे पढ़ लिया होगा। ऐसी स्थिति में मैं अध्यक्ष महोदय से अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं ज्ञापन का सारा रखना चाहूंगा ताकि उसके मुख्य पहलुओं पर प्रकाश पड़ सके। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि हालांकि भारत में अनेक अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनकी अपनी राजनीतिक पहचान होनी चाहिए, लेकिन ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग एक जैसे नहीं हैं। इनमें अनेक असमानताएं हैं, एक दूसरे से भिन्नताएं है। प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक हैसियत अलग अलग है। उदाहरण के लिए भारत का सबसे छोटा अल्पसंख्यक वर्ग है पारसी समुदाय। इस समुदाय की सामाजिक हैसियत बहुसंख्यकों की सामाजिक हैसियत से कम नहीं है। दूसरी ओर दलित वर्ग है देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम समुदाय के बाद दूसरे नंबर पर आने वाला अल्पसंख्यक वर्ग। इस समुदाय की सामाजिक हैसियत एक अदना आदमी की सामाजिक हैसियत से भी गई गुजरी है। एक बात और, यदि हम अल्पसंख्यक वर्गों का वर्गीकरण उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के आधार पर करें तो पाएंगे कि कई अल्पसंख्यक वर्गों को सामाजिक राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं और उनका अल्पसंख्यक होना उन्हें इन नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं करता। लेकिन दलितों के मामले में स्थिति सर्वथा अलग ही है। कुछ मामलों में तो उन्हें कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं है और जहां कुछ मिले हुए भी हैं वहां बहुसंख्यक वर्ग दलितों को उनके इस्तेमाल से वंचित किए हुए हैं। इस समिति से मेरा पहला निवेदन यह है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग एक नाव में सवार तो हैं, लेकिन बैठे हैं अलग अलग श्रेणियों में। जैसे कोई पहले दर्जे में सफर कर रहा है तो कोई दूसरे दर्जे में और कोई तीसरे दर्जे में। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसी नाव में सवार दलित तीसरे या चौथे दर्जे में, तो क्या पांचवें दर्जे में भी नहीं है। वैसे मैं यह जानता हूँ कुछ मामलों में दलित वर्गों की हालत भारत के बाकी अल्पसंख्यकों जैसी ही है। दलित वर्ग की तरह अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को यह भय है कि भारत का भावी संविधान इस देश की सत्ता को जिन बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपेगा वे और कोई नहीं रूढ़िवादी हिंदू ही होंगे। इन्हें आशंका है कि ये रूढ़िवादी हिंदू अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ेंगे और जब तक वे अपनी रूढ़ियों, कट्टरपन और पूर्वग्रह को नहीं छोड़ते अल्पसंख्यकों के लिए न्याय, समानता और विवेक पर आधारित समाज एक सपना ही रहेगा। अल्पसंख्यकों को इस बात का खतरा है कि कानून बनाने में, प्रशासनिक कार्यों में या अन्य नागरिक अधिकारों जैसे नागरिकता के अधिकार के मामले में उनके साथ पक्षपात बरता जा सकता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को जानना आवश्यक है जिससे अल्पसंख्यकों को हित रक्षण हो सके और इनके साथ भविष्य में पक्षपात का खतरा न रहे। इसके लिए अल्पसंख्यकों को विधायिका और कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व दिया जाए। देश की सार्वजनिक सेवाओं, नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले। भविष्य में बहुसंख्यक अपने विधायी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐसा कोई कानून ना बनाने पाए जो व्यक्ति के बीच भेदभाव करता हो। इसके लिए संविधान में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो भावी केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में बहुसंख्यकों के विधायी अधिकारों पर अंकुश लगाए, उन्हें
ऐसा कानून बनाने से रोके जो अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपात के प्रचायक हो। पक्षपात का एक खतरा सभी अल्पसंख्यक वर्गों के समक्ष है। अतः मैं दलित वर्ग के प्रतिनिधि की हैसियत से इस मामले में अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की मांगों का समर्थन करता हूँ। महोदय, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि भारत में दलित वर्ग की स्थिति अन्य अल्पसंख्यक वर्ग से भिन्न है। पहली बात, इस देश में दलितों को कुछ ऐसे नागरिक अधिकार तक प्राप्त नहीं है जो कानूनी रूप से अन्य अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। मैं एक दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास समय अधिक नहीं है। पुलिस और सेना में भर्ती का मामला लें। भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से है। जात, धर्म या वर्ण के आधार पर किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस कानून के हिसाब से दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी को पाने का हकदार है, बशर्ते कि वह उसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। लेकिन हो क्या रहा है, जब भी दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पुलिस की नौकरी के लिए अर्जी देता है तो अधिकारी का दो टूक जवाब होता है कि दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पुलिस विभाग में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह अस्पृश्य है। सेना में भी यही स्थिति है। सन 1892 तक स्थिति यही थी कि मद्रास आर्मी और बम्बई आर्मी के लगभग सारे के सारे सैनिक दलित वर्ग के थे। भारत के इतिहास में जितनी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई उन सब में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के दलित वर्ग के सैनिक ही थे। फिर भी सन 1892 में एक कानून बनाकर दलितों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। आज भी यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह सवाल उठाया जाए तो उत्तर मिलेगा कि दलितों की सेना में भर्ती में सबसे बड़ी बाधा उनका अस्पृश्य होना है। हालांकि अब भारत सरकार अधिनियम बन गया है जिसके तहत दलितों को अन्य लोगों के समान सेवाएं भर्ती का अधिकार मिल गया है, लेकिन यह महज कागजी अधिकार है। अस्पृश्यता की कुरीति आज भी इतना प्रभावी है जितनी वह कानून बनाकर लागू की जाती। मैं अन्य भी अनेक उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे दलितों को यात्रा के समय किसी सार्वजनिक धर्मशाला में नहीं ठहरने दिया जाता है। दूसरे वर्गों के लोगों के साथ यात्रा करने से रोका जाता है। जिन विद्यालयों को दलितों ने अपने श्रम से बनाया है उनमें उनके ही बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता, यहाँ तक कि उन्हें कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता। ऐसे अनेक मामले हैं जिनका ब्यौरा यहाँ देना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात जो दलितों को अन्य अल्पसंख्यकों से अलग करती है वह यह है कि दलित वर्ग नागरिक अधिकारों से वंचित है, और दलितों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखने की परंपरा इतनी मजबूत है जितनी कि कोई कानून बनाकर की जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दलितों का सामाजिक उत्पीड़न। भारत में दलितों का जितना घृणित सामाजिक उत्पीड़ित होता है वैसा दुनिया में शायद ही कहीं होता हो। बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकार ने 1928 में दलितों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की थी। मैं उस समिति की रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। समिति ने यह पता लगाने का प्रयास किया था कि दलितों को अन्य नागरिकों की तरह कानून ने जो अधिकार दिए हैं उनकी प्राप्ति में कोई बाधा तो नहीं पहुंच रही है। समिति की रिपोर्ट का एक अंश, समाज में दलित अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सके, इसके लिए हमने कई उपाय सुझाए हैं, लेकिन हमें आशंका है कि आने वाले समय में दलितों के रास्ते में बाधाएं आएंगी। पहली आशंका तो यही है कि रूढ़िवादी वर्गों के लोग कहीं दलितों के खिलाफ खुली हिंसा पर ना उतर आए। यदि उतर आए, हमें याद रखना चाहिए कि हर गांव में दलितों का एक छोटा सा वर्ग रहता है, और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आबादी रूढ़िवादियों की है। ये कट्टरपंथी रूढ़िवादी दलितों
को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे जिससे इन कट्टरपंथी रूढ़िवादियों की सामाजिक हैसियत और उनके हित प्रभावित होते हो, उन पर कोई आंच आती हो। वैसे